सभी बच्चों को सुप्रभात। कक्षा 11 के बच्चों के लिए एक नया टॉपिक 70% जो 30% आपका कम हुआ है 70% का कोर्स में जो भी दिया गया है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे और आपको टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया प्रायिकता, ठीक है ना। प्रायिकता में आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो आपको प्रायिकता के बारे में बता देते हैं आज। इसके बाद कल से आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। तो प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता एक प्रकार की संभावनाएं होती हैं। क्या होती है? संभावनाएं। क्या होती है? संभावना। तो संभावना कितने प्रकार की होती है? संभावना दो होती है, एक निश्चित घटना की घटित होने की संभावना, एक अनिश्चित घटना की संभावना। मतलब एक असंभव घटना होती है, एक निश्चित घटना होती है। तो निश्चित घटना और एक होती है तुम्हारी निश्चित घटना। निश्चित घटना और एक होती है तुम्हारी अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना, ठीक है ना। एक होती है तुम्हारी निश्चित घटना, दूसरी होती है अनिश्चित घटना। तो निश्चित घटना क्या होती है? निश्चित घटना एक ऐसी घटना है जिसमें कभी भविष्य में कोई घटना घट सके, या आपको किसी भविष्य या आपको उसके बारे में पहले से कोई चीज ज्ञात हो। जैसे अगर हम किसी सिक्के को उछालें तो सिक्के के बारे में हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये अगर सिक्का उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्लियर होता है ना पहले से। इसके बाद में यदि एक पासे को उछाले, पासे में मतलब एक प्रकार का लूडो, तो पासे में क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 अंक तक अंकित होते हैं, नहीं होते हैं? आपने पासा खेलते हो वो, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ये 6 अंकों में कोई एक अंक आएगा, पहले से ही पता है कि 6 अंक होते हैं, उन 6 अंकों में कोई एक अंक आएगा। पासा उछालना, सिक्का उछालना, या किसी बच्चे का जन्म होना, बच्चे का जन्म होना या तो लड़की या तो लड़का, ये सब निश्चित घटनाओं पे होती हैं। निश्चित घटनाओं क्या होगी? सिक्के को उछालना, सिक्के को उछालना, पासे को उछालना, और नई बात बच्चे का जन्म, ये सारी चीजें जो होती हैं वो निश्चित घटनाओं पे आती हैं। और निश्चित घटना की जो प्रायिकता लिखी जाएगी, ऐसे अगर हम प्रायिकता की बात करें, मतलब पीई, निश्चित घटना की जो प्रायिकता होगी, मतलब इवेंट, ई मतलब इवेंट, पी मतलब प्रायिकता। निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो होती है हमेशा 1। क्लियर? ध्यान से देखिएगा। निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो होती है 1, और अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो होती है तुम्हारी 0। क्या होती है? 0। निश्चित घटना की प्रायिकता तुम्हारी होगी 1, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है तुम्हारी 0। प्रायिकता में एक चीज और होता है कि यदि आप किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालें, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालें, तो प्रायिकता जो होगी हमेशा 0 से बड़ी और 1 या 1 से 0 से बड़ी होगी, या 1 या 1 से छोटी होती है। किसी भी घटना की जो प्रायिकता होगी, ये जो प्रायिकता निकालेंगे, हमेशा आप देखेंगे कि जो प्रायिकता आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आप ये देखेंगे जो प्रायिकता आएगी हमारी, ठीक है ना, वो हमेशा 0 से बड़ी होगी या 1 या 1 से छोटी होगी। प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती है। प्रायिकता कोई भी घटना हो, प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होगी। ऋणात्मक नहीं होगी। अगर ऋणात्मक नहीं होगी मतलब अगर 0 से कम हो गई तो ऋणात्मक हो जाएगी, नहीं जाएगी। -1, -2, -3, ये सारी वैल्यू जो होंगी वो 0 से छोटी होती है। तो अगर -1 जो होगी संख्या वो प्रायिकता पे नहीं होगी, क्योंकि प्रायिकता भी जो होती है वो 0
या 0 से ज़्यादा 1 या 1 से छोटी होती है। क्लियर हुआ? ध्यान रखिएगा। और प्रायिकता के ऋणात्मक नहीं होती। अगर कहा जाए कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता -2 हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। क्या लिखेंगे? कभी नहीं हो सकती। किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होगी वो -2 कभी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 से बड़ी तथा 1 या 1 से छोटी होती है। बात समझ में आई? किसी भी घटना की प्रायिकता क्या शून्य हो सकती है? अगर पूछा जाए किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो हम निकालें क्या शून्य हो सकती है? बिल्कुल सही, शून्य हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये क्या जाएगा तुम्हारा एक अनिश्चित घटना पे जाएगा। हमने ये बताया था किसी भी घटना की जो प्रायिकता होगी हमेशा 0 या 0 से बड़ी तथा 1 या 1 से छोटी होती है। बात समझ में आई? इसके बाद में अगले पॉइंट पे आते हैं। अनिश्चित घटना क्या थी? अनिश्चित घटना जो भविष्य में तुम्हारी संभावना, ऐसी संभावना जो भविष्य में कभी घटित ना हो, कभी ना घटे, ऐसी घटना। ठीक है ना? वो सब क्या होती हैं? अनिश्चित घटना पे जाती है। जितनी मशीनरी वस्तुएं होती हैं सारी अनिश्चित घटना में जाती है। कोई पंखा है, पंखा चल रहा है, पंखा चलते चलते बीच बंद भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये तुम्हारी अनिश्चित घटना है। यदि आप स्कूटर से आप बाजार गए, बाजार जाने पर आपने स्कूटर खड़ी कर दिया, इसके बाद अपना सामान खरीदारी की, खरीदारी करने के बाद में जब आप पुनः गाड़ी के पास आपने स्टार्ट किया उसको, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं भी हो सकती है। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो जितनी मशीनरी वस्तुएं भी होती हैं आपकी वो अनिश्चित घटना पे जाती है। ठीक है ना? इसके बाद में अगर कहा जाए क्या 15%, अगर हम लिखें 15% किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे आएगा 15/100 मतलब 0.15। तो किसी भी घटना की प्रायिकता 0.15 हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये 0 से बड़ी तथा 1 से छोटी है। बात समझ में? इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, अगली बार बात आते हैं इस बात पर कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, अगला पॉइंट है, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के न घटित होने की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। मतलब अगला पॉइंट पे जाएंगे कि घटना के घटित होने की प्रायिकता मतलब Pe प्लस Pe बार, ध्यान से देखिएगा, बराबर 1। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब घटना, कोई भी घटना हो, हम दौड़ सकते हैं, हम दौड़ नहीं सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम खा नहीं सकते हैं, हमारा मन खाने का, हमारा मन खाने का नहीं हो सकता है। बस समझ में? तो कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई भी घटना हो, हम विद्यालय जा सकते हैं, हम विद्यालय नहीं जा सकते, हम बीमार नहीं जा सकते हैं। तो मतलब घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, जो ये बार का चिन्ह है, क्या चिन्ह होता है? ये बार। तो मतलब घटना के ना घटित होने को ये प्रदर्शित करता है। क्या करता है? घटना के ना घटित होने को ये प्रदर्शित करता है। तो मतलब घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता का योगफल हमेशा 1 होता। बात समझ में? अगले पॉइंट पे आते हैं, जैसे दिया गया है 3rd नंबर पे, सभी n प्रारंभिक संख्याओं का योगफल की प्रायिकताओं का योगफल हमेशा 1 होता है। सभी n पदों के प्रायिकताओं का योगफल, सभी n पदों के प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अगर हम कोई भी संख्या लिख लें, 1 की प्रायिकता निकाल लें, फिर 2 की निकाल लें, मतलब 10 तक है, 10 तक अंक है, 10 तक प्रायिकता निकालें, अगर उनका हम योगफल कर देंगे हमेशा, तो प्रायिकता क्या निकलेगी? 1 ही निकलेगी। ठीक है ना? अच्छा, अब अगले नंबर पे आते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे।
एक सिक्के को उछालने पर, अगर हम कहें हमारे पास एक सिक्का है, एक सिक्के को उछालने पर कुल कितने परिणाम बनते हैं। आपको ढेर सारे सवाल मिलेंगे कुल प्रतिदर्श समष्टि बनाने के लिए। आपके चैप्टर में जो दिया गया पहला चैप्टर, उसमें दिया गया आगे कि अगर 2 पासे उछालें तब कुल कितने प्रतिदर्श समष्टि बनेगी, एक सिक्का एक पासा उछालें तब क्या प्रतिदर्श समष्टि बनेगी, ठीक है ना, 2 सिक्कों को उछालें, 3 सिक्कों को उछालें तब क्या प्रतिदर्श समष्टि बनेगी। तो हम तो आपको ये बता देते हैं, थोड़ा ध्यान देखेंगे। देखेंगे एक सिक्के को अगर उछाला जाए, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर कुल प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, मतलब कुल कितने परिणाम बनते हैं। कुल प्रतिदर्श समष्टि का मतलब कुल कितने परिणाम बनते हैं। यदि एक सिक्का उछाले, अगर हमारे पास एक सिक्का है, ये तो हमने उछाला, तो सिक्के पर क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, नहीं आ सकता है, और अगर फिर उछाले तो टेल आ सकता है। केवल इन 2 परिणामों के अलावा अगर हमारे पास एक सिक्का है तो कोई परिणाम नहीं आएगा, केवल किसको छोड़ करके, मतलब हेड और टेल, इन 2 परिणामों को छोड़ करके और कोई परिणाम आपको नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि यदि एक सिक्के को उछालेंगे तो कुल प्रतिदर्श समष्टि 2 की होगी। कौन कौन, H, T, हेड और टेल। मतलब ये हेड को बोलते हैं चित, इसको बोलते हैं टेल को पट, ठीक है ना। यदि 2 सिक्कों को उछाले तब कुल प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी। देखो हमारे पास 2 सिक्के हैं, बनाने का तरीका बताते हैं। एक हमारे पास एक सिक्का है जिस पर हेड और टेल लिखा हुआ है, एक ये बनेगा एक सिक्के पर इनटू हेड और टेल, दूसरा सिक्का उसमें भी हेड टेल लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। अब इन दोनों को उछाले कुल प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी, तो ध्यान से देखिए। 2 सिक्कों को उछालने पर कुल प्रतिदर्श समष्टि हम देखेंगे क्या बन जाएगी। पहले पर हेड, इसको लेकर चलो, हेड हेड आ सकता है, कामा हेड टेल आ सकता है, टेल की बात आई, टेल हेड हो सकता है और टेल टेल हो सकता है। पहले सिक्कों को उछाले तो हेड आएगा, दूसरे को उछाले तो हेड आ सकता है, नहीं आ सकता है। पहले को उछाले तो हेड आएगा, दूसरे को उछाले तो टेल आ जाए, फिर पहले को उछाले तो टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, फिर उछाले तो दोनों में टेल आ जाए। कुल मिलाकर कितने परिणाम बनते हैं, 4। 1 परिणाम, 2 परिणाम, 3 परिणाम, 4 परिणाम। मतलब यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कुल 4 परिणाम प्राप्त होंगे। क्लियर हुआ। एक सिक्के को उछाला जाएगा तो कुल कितने परिणाम मिलेंगे, 2 मिलेंगे, ठीक है ना। अब इसी प्रकार हम बढ़ते हैं 3 सिक्कों पर, ठीक है ना। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तब कुल प्रतिदर्श समष्टि, मतलब 3 सिक्कों को उछालने पर कुल कितने संभव परिणाम प्राप्त होंगे। तो देखो सवाल की भाषा पे क्या कहा जाएगा, यदि हम कहें हमारे पास 3 सिक्के हैं, 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाए तब कुल कितने संभव परिणाम मिलेंगे, या बोला जाए 3 सिक्कों, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए। बात समझ में, 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाए, 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाए, या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, कुल कितने संभव परिणाम मिलेंगे वो बताते हैं सवाल बनावट। या कहें 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाए, या 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाए, या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, तो हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। इसकी भाषा एक ही होती है, तो लिखेंगे तो हम आपने बता दें 2 सिक्कों को उछालने पर क्या बनी थी हमारी, लिख लेंगे HH, ST, TH और TT, ये बनी थी। ये तो 2 सिक्कों को उछालने पर बनी है,
तो एक 3 सिक्का उछाल है, 3 सिक्कों को, तो एक सिक्का का क्या बना लिया हमने, एच और टी। एक सिक्के में तो एच और टी होंगे, ये 2 सिक्कों के हो गए कुल परिणाम, ये एक सिक्के को होगा। अब दोनों को, तीनों को उछाल देंगे तो क्या बनेगा, कुल प्रदर्शन समष्टि एच 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 टी। तो क्या है ये इसकी नंबर आया एच टी एच, यहाँ पे आएंगे एच टी टी, इसका नंबर है टी एच एच, बात समझ पा रहे हो, टी एच टी। इसके बाद इसका नंबर आया टी टी एच, कुल मिलाकर के 8। मतलब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा तब कुल प्रदर्शन समष्टि 8 अंकों की बनेगी, और ये तुम्हारी प्रदर्शन समष्टि बनेगी। ध्यान से देख लीजिए, ना समझ में आए तो बताइए, आप समझ में आए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार 4 की बनेगी, ठीक है ना, 2 किसमें ले लेंगे, 2 को इसमें ले लेंगे, दोनों को निकाल देंगे, ठीक है ना। अब ये तो रही बात सिक्कों की। अब हम आए यदि पांसे पर, क्या, पांसे पर, एक पांसे को उछालने पर कुल प्रदर्शन समष्टि, तो आप बता दो कि 6 अंकों की होती है, 1 2 3 4 5 6 अंक अंकित होते हैं। तो यदि हम कहें 2 पांसों को एक साथ उछालने पर कुल प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी। तो 2 पांसे उछालना है, नहीं उछालना है, एक पांसे पर हम लिख लेंगे क्या, 1, एक पहले पांसे पर क्या क्या होते हैं, 2 3 4 5 6, यही 6 अंक तो होते हैं। जैसे अगर कोई लूडो बना होता है तो उसमें पॉइंट अंकित होते हैं, 1 2 है ना, 3, कहीं 4 होंगे ऐसे, फिर 5 होंगे, नहीं होता है, फिर 6 होंगे, ऐसे होते हैं, नहीं होता है। तो केवल 6 अंकों तक अंकित होते नहीं होते। अच्छा, इसके बाद में ये हमने 5 ये ले लिया, एक 5 पे और लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या थे, 2 पांसे थे, तो हमने 2 पांसों की बनानी है, तो 2 पांसों के हम लोग बना लेंगे। तो 2 पांसे हमारे, हम दोनों पांसों को साथ साथ उछालना स्टार्ट करेंगे। कुल प्रदर्शन समष्टि देखेंगे, 1 को उछालेंगे, पहले पर 1 आ सकता है, दूसरे पर 1 को ला लेते, चलो 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, 1 को ले लिया। 2 की बारी है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, बात समझ गए। इसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 5 3 6 3 4 3 5 3 6, समझ पा रहे हो। इसके बाद में 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, इसके बाद में आएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5 5 6, क्लियर हुआ। इसके बाद 6 का नंबर आया 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। टोटल अगर जोड़ेंगे तो कुल कितने परिणाम मिलेंगे भैया, 36। अगर 2 पासों को साथ साथ उछालें तो कुल 36 परिणाम मिलते हैं। अगर 3 पासों को उछालें तो 216 परिणाम प्राप्त होंगे। तो हमने इसी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन भी बनेंगे। ना बीच में एक पासा हो और एक सिक्का आ जाए, 2 सिक्के आ जाए, एक पासा आ जाए, इससे रिलेटेड कल आपको चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमने आपको बता दिया कुछ इसके बेसिक बारे में, ठीक है ना। तो आप बच्चे जितने भी हो इसको थोड़ा अपना वीडियो देखें और पेयर कॉपी पे लिख लें। कल से आपको पहला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा प्रायिकता का। धन्यवाद।